हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का विकास क्रम, कैसे हिंदी अस्तित्व में आया, इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा हम लोग पहले हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे भारत में किसी भाषा की सबसे पहली बार शुरुआत हुई है। ठीक, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हों तो आप पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पनपी थी? तो सिंधु नदी घाटी के आसपास, नदी वाले वीडियो में आपको बताया गया है, एक नदी तिब्बत से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में सिंध प्रांत से होते हुए पहुंच जाती कहाँ पर? तो अरब सागर में गिरती है। ठीक, इसी सिंधु नदी घाटी के आसपास भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? तो इसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय कितना था? तो 2350 BC से लेके 1750 BC के मध्य। कितना समय था? तो 2350 BC से लेकर 1750 BC के मध्य। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। कहने का मतलब ये है, हड़प्पा सभ्यता जो भारत में थी, सिंधु नदी घाटी के आसपास जो पनपी थी, या ईसा मसीह के जन्म के 2350 साल पहले से 1750 BC के मध्य थी। ठीक, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और इस सभ्यता की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की कोई लिपि नहीं थी। लिपि क्या थी इसकी? तो एक लिपि थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक थी, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो इसके लिए कोई लिखित इनकी भाषा नहीं रही होगी। ये अपने बातों को या अपने जो इनकी भावनाएं होती हैं, इसको प्रकट किया करते थे किसके माध्यम से? तो चित्र बना कर, और इस चित्र बने भाषा को या भावना को क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक, तो सबसे पहली जो हड़प्पा सभ्यता पनपी थी भारत में सिंध क्षेत्र में, मतलब इस सिंधु नदी के आसपास, इसकी जो लिपि थी यह क्या थी? तो यह थी भाव चित्रात्मक। इस लिपि को कहा गया भाव चित्रात्मक लिपि। और भाव चित्रात्मक लिपि का कोई भी अभी तक अध्ययन करके ये नहीं बता पाया कि वह क्या लिखा गया है, इसका मतलब होता क्या। ठीक, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था 1750 BC के आसपास। वो चाहे जैसे हुआ हो, कुछ लोग कहते हैं कि इसका पतन हुआ था महामारी फैलने से, कुछ लोग कहते हैं उल्कापिंड गिर गया था, कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में लोग बह गए थे। ये अभी हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में। यहाँ हमको देखना हिंदी कैसे आया। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया 1750 BC में, और इसके बाद भारत में जो कोई सभ्यता पनपी थी, उस सभ्यता का नाम था आर्य सभ्यता, या इसी को कहा गया था वैदिक सभ्यता। इसका मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद भारत में जो सभ्यता पनपी थी, विकसित हुई, उसका नाम था आर्य सभ्यता, या इसी को आर्य सभ्यता का ही क्या नाम था? वैदिक सभ्यता। इसका क्या नाम था? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो समय था, यह था 1500 BC से लेके 500 BC के मध्य तक। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता पनपी थी, यह पनपी थी 1500 BC से लेके 500 BC के मध्य। और ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को क्या कहा गया? तो आर्य सभ्यता, या इसको कहा गया वैदिक सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के लोग हुआ करते थे, इनकी जो भाषा थी यह क्या थी? तो यह थी संस्कृत। ठीक, तो आर्यों की जो भाषा थी यह क्या थी? तो यह संस्कृत थी। और इनकी लिपि क्या थी? इनकी लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी इसकी लिपि थी। और इसके साक्ष्य अभी भी हमारे यहाँ विद्यमान है वेदों के रूप में। अभी भी विद्यालयों में संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाता है, संस्कृत सब्जेक्ट चलते रहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में अगर कोई भी विकसित सभ्यता पनपी थी, जिसकी कोई भाषा आज तक है, लिपि आज तक है, तो वो कौन थी? आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। और इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी संस्कृत, और इनकी लिपि क्या
क्या थी? तो इनकी लिपि थी ब्राह्मी, और इसी से ही भारत में आगे चल के हिंदी का निर्माण हुआ, हिंदी का विकास हुआ है। कैसे हुआ है? तो जो आर्य लोग हुआ करते थे, आर्य लोग, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा थी संस्कृत। इनकी भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत का समय कितना लिखा गया है? तो 1500 BC से लेके इनका समय था 500 BC के मध्य। अब ये जो संस्कृत चलती थी आर्यों के समय में, यह भी दो भाग में बटी थी। यानी इस समय की जो संस्कृत थी आर्यों की, यह भी दो भागों में बटी थी। सबसे पहला इसमें जो संस्कृत था, यह क्या था? तो यह था लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत था। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था वैदिक संस्कृत। एक संस्कृत है लौकिक संस्कृत और दूसरा है वैदिक संस्कृत। लौकिक जो संस्कृत होता था वह भी संस्कृत ही है, लेकिन यह बोलने में प्रयोग हो रहा था, और ये जो वैदिक संस्कृत था वह स्पेशली लिखने में प्रयोग हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपको इसलिए बताया जा रहा, क्यों? क्योंकि इसी लौकिक संस्कृत को ही क्या किया गया था? बिगाड़ के, यानी संस्कृत को ही परिवर्तित करके पाली भाषा का निर्माण किया गया था। कैसे? तो बोलते बोलते लोगों ने क्या किया था? इसी लौकिक संस्कृत को ही परिवर्तित करके बदल दिया था। किसमें? तो बदल दिया था पाली में। किसमें बदला था? पाली में बदला था। और पाली कहाँ से आया? तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक, बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने जो सारे उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक, तो ये जो लौकिक संस्कृत था, जिसको हमने क्या बताया कि यह बोलने में प्रयोग होता था, और ये वैदिक संस्कृत लिखने में प्रयोग होता था। तो बोलने में तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम परशुराम है तो उसको कोई परशुआ कह रहा, कोई परसवा कह रहा, तो उसी तरह परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन लिखने में वह कभी भी अपने नाम को परसवा नहीं लिख सकता, ना तो परशु लिख सकता, वो परशुराम ही लिखेगा। हम यूपी से हैं। यूपी में तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे अपने यहाँ सोने के लिए, यानी कि नींद के लिए कहा जाता है सोना, लेकिन अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ उसको कहते हैं पौड़ना, पौड़ जाना। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कहना है कि हमको सोना, तो वहाँ वो कहता है कि हम रात में भी जा रहे हैं पौड़ने, है ना, पौड़ने जा रहे हैं। मतलब वो सोने को कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है पौड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब शब्द वही है सोना, लेकिन उसको कह रहा है पौड़ना। अब वो कह तो सकता है, क्यों? चूंकि सामने वाला समझ रहा है। लेकिन क्या लिख भी सकता है कि हम 9 बजे रात को पौड़ जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लिख सकता। ना ही ये कि कभी बता सकता है, लिख सकता कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं और हम उनको 9 बजे रात को पौड़ा देते हैं, ऐसा भी नहीं लिख सकता। सेम ऐसे बलरामपुर भी, ये भी जिला है कहाँ का? तो ये है उत्तर प्रदेश का जिला। वहाँ पर भी सोने को कहते हैं वलर जाना, वलर जाना। और वलर जाना बस्ती में क्या है? गर्दन कट जाना। अब मान लीजिए कोई रिश्तेदार पहुंच गया है और वहाँ के लोग कह रहे हैं खाना खिलाने के बाद, भैया के लैया बरामदवा में उलार दो, है ना। अब भैया जैसे पता चला कि उलारने की बात हो रही, मतलब गर्दन काटने की बात हो रही, भैया चाबी ढूंढ रहे हैं, कहाँ है चाबिया, भगो सड़क दे वहाँ से, है ना। तो शब्द तो वही है। वहाँ के लोग भी नहीं लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ रिश्तेदार 9 बजे रात को उलार दिए जाते हैं, या कोई रिलेशन वाला कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन वह लिख नहीं सकता है। ऐसे सेम यहाँ जो लौकिक संस्कृत थी वो बोलने में प्रयोग दूसरा होता था, जबकि जो लिखने में प्रयोग होता था वह शुद्ध संस्कृत था। और जो सभी 4 वेद का निर्माण हुआ था वैदिक काल में, वो सब के सब क्या थे? तो शुद्ध संस्कृत थे, लेकिन बोलने वाला अलग था। तो बिगाड़ा किसमें गया था? बिगाड़ा गया था इसी लौकिक संस्कृत को। पाली का समय कितना था? 500 BC का तो समय है संस्कृत का। 500 BC से लेके 500 BC से लेके एक एडी। एडी आपको क्या बताया गया? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक, तो 500 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से और ईसा मसीह के जन्म के 1 एडी तक का जो समय था वह किसका था? तो पाली का। पाली का प्रचार प्रसार अधिक किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा। क्यों? चूंकि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो किसमें दिए थे? तो पाली में दिए थे। अगला जो परिवर्तन किया गया था इसी पाली को बदल कर, ठीक, कहने का मतलब संस्कृत में लौकिक संस्कृत में थोड़ा परिवर्तन कहा गया तो उसको पाली कहा गया, और पाली में थोड़ा परिवर्तन किया गया तो आया क्या चीज? प्राकृत आया। क्या चीज आया? तो प्राकृत।
प्राकृत बना किससे है, तो पाली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके क्या किया गया, प्राकृत बना दिया गया। और प्राकृत का जो समय था वह कितना था, तो 1 AD से लेके और इसका समय था 500 AD तक का। और इसका प्रचार प्रसार किसने किया था, तो जो प्राकृत भाषा था इसका प्रचार किसने किया था, तो किए थे जैन धर्म के लोग। यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुआ करते थे वे अपने उपदेश दिया करते थे किसमें, तो प्राकृत में दिया करते थे। इसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग हिंदी से देख रहे हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो पहले आना चाहिए था प्राकृत। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म था प्राकृत धर्म। अगर आप याद हो हिस्ट्री के बारे में, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं इनके समकालीन थे कौन, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। समझिए तीर्थंकर कौन होते थे, तो जैनियों के जो महागुरु होते थे वो क्या कहलाते थे, तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर थे कौन, तो वे थे महावीर स्वामी। कौन थे, तो वे थे महावीर स्वामी थे। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वे कौन थे, बुद्ध थे। और ये दोनों समकालीन थे, लेकिन महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर हैं और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इसका मतलब इसके पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर आ चुके हैं। तो प्राचीन दोनों में कौन होगा, ये जो जैन धर्म है ये होगा। नया इसमें कौन है, तो बौद्ध धर्म है। लेकिन प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा तेजी से किसका हुआ है, तो ये हुआ था पाली का। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध है ये अपने उपदेश जगह जगह जाके टहल टहल के दिया करते थे, जबकि जो जैन लोग थे ये मठ के माध्यम से ही केवल प्रचार करते, यानी मठ होता था और मठ में ही अपने उपदेश दिया करते थे। तो प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ पाली का, इसलिए पाली का जगह प्राकृत से पहले है और उसके बाद क्या है, प्राकृत है। आगे चल के प्राकृत में जो परिवर्तन किया गया उससे बना अपभ्रंश, इससे बना अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो समय था ये कितना था, तो 500 AD से लेके 1000 AD तक, 500 AD से लेकर 1000 AD तक का जो समय था वह क्या था, अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता। किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तो अपभ्रंश कहलाता है। और अपभ्रंश क्या था, तो इन सभी का बिगड़ा हुआ जो रूप था, कहने का मतलब संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से बन गया क्या, अपभ्रंश। तो इन तीनों का बिगड़ा हुआ रूप कहलाया क्या चीज़, अपभ्रंश। और अपभ्रंश उसको कहा क्यों गया, क्यों, क्योंकि पाल भी तो लौकिक संस्कृत से परिवर्तित होकर बना है, इससे परिवर्तित होकर प्राकृत बना है, लेकिन अपभ्रंश इसको क्यों नहीं कहा गया, इसको इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि जो पाली है वह भारत के लोग ही परिवर्तित किए हैं, प्राकृत भी भारत के लोग ही बनाए हैं। लेकिन अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा है 500 AD का मतलब होता है ईस्वी, यहाँ ईस्वी है। तो 500 AD से लेके मतलब 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के मध्य यहाँ पर आपको मिलेगा 712 ईस्वी। और 712 ईस्वी में अरबवासी जो था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसने आक्रमण कर दिया था कहाँ पर, सिंध पर। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 712 ईस्वी के बाद से जो अरबी लोग थे, जो फारसी लोग थे, भारत में प्रवेश कर दिए थे। तो अरबी और फारसी लोगों ने क्या किया था, इन भारतीय भाषाओं में अपने यहाँ की भाषा को डालना शुरू किया, इसलिए इसको क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। तो किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश के बाद समय आता है अवहट्ट का। किसका समय आता है, तो अपभ्रंश के बाद समय आता है अवहट्ट का। अवहट्ट का समय कितना था, तो अवहट्ट का समय था 1000 AD से लेकर अभी तक जो चल रहा है ये अवहट्ट में ही है। इसका मतलब अपभ्रंश के बाद समय किसका है, अवहट्ट का। अवहट्ट किसे कहा गया, तो अपभ्रंश को कहा गया अवहट्ट। अपभ्रंश के अपभ्रंश को क्या कहा गया, अवहट्ट कहा गया। कहने का मतलब ये है जब विदेशी भाषाएं आनी शुरू हो गई तो भारतीय भाषाओं विदेशी भाषाओं का प्रवेश हुआ, तो उसको क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। और अपभ्रंश के अपभ्रंश को क्या कहा गया, अवहट्ट। इसका मतलब बिगड़े हुए को और बिगाड़ दिया गया, उसको क्या कहा गया, अवहट्ट। अवहट्ट क्यों कहा गया, तो अवहट्ट का समय अगर देखें तो 1000 ईस्वी के बाद का जो समय है वो अवहट्ट का समय है। और आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप,
आप 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो नाविक था वह भारत में प्रवेश करता है। कौन? उसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा आता है, इसका मतलब पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाली भाषा का भी भारत में प्रयोग करेंगे वो लोग। पुर्तगालियों के बाद डच आए और डच कहाँ के थे? तो नीदरलैंड के या हॉलैंड के थे। वहाँ पर उन्होंने डच भाषा का भी प्रयोग किया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फिर फ्रांसीसी आया, फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये अवहट्ट का जब समय आया तो इसी के बाद सभी यूरोपीय कंपनियां भी भारत में प्रवेश करी और जो कंपनी भारत में प्रवेश करी उन्होंने अपने भाषा का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? इन भारतीय भाषाओं में। तो इससे बन गया अवहट्ट और अवहट्ट से निर्माण होता किसका? तो प्राचीन हिंदी का। और प्राचीन हिंदी के बाद का जो समय आता है वह किसका आता है? तो वर्तमान हिंदी का समय आता है। वर्तमान हिंदी के समय को हम लोग देखेंगे। हिंदी साहित्य में किसका पीरियड, मतलब कहाँ से कहाँ तक, किस सन से किस सन तक था वर्तमान हिंदी है, तो उसको हम देखेंगे हिंदी साहित्य में। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी कौन है? तो आप देखेंगे सबसे प्राचीन जो भारत की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है? तो इसका परिवर्तन होते होते, चूँकि संस्कृत से पाली, पाल से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से वर्तमान हिंदी। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी की जो आदि जननी है वह कौन सी है? वह है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत है। लेकिन जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं वह जो हिंदी शब्द है यह भारतीय भाषा नहीं, मतलब हिंदी का शब्द वह नहीं है, ना तो संस्कृत का शब्द है। तो हिंदी आया कहाँ से? जो हिंदी शब्द है। आपको अभी बताया गया कि जो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता पनपी थी वह सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, या उसी को कहते थे सिंध नदी घाटी सभ्यता। आइए देखते हैं जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, ये हिंदी शब्द आया कहाँ से? जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये नदी है, सिंध नदी है। ठीक, तो यहाँ जो क्षेत्र था इस पूरे क्षेत्र को कहते थे सिंधु, यानी सिंधु नदी का जो क्षेत्र था इसको लोग क्या पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे सिंधु। कौन पढ़ते थे या कौन कहते थे? तो जब भारत में विदेशियों का आगमन हुआ ईरान, इराक के द्वारा भारत में, तो इनको सबसे पहला जो देश दिखा, क्षेत्र दिखा, ये कौन सा था? तो वह सिंधु का क्षेत्र था। ठीक, इन्होंने क्या पढ़ा? इसको, यानी कि जो सिंधु था इसको इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया हिंदू। इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया हिंदू। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे? सिंधु को हिंदू कहते थे। क्यों कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? तो जो अपने यहाँ वर्णमाला में सा होता है ये फारसियों में क्या होता है? तो हा होता है। जो अपने यहाँ के वर्णमाला में धा होता है इनके यहाँ वह क्या होता है? दा होता है। तो था क्या? ये सिंधु था, लेकिन ये लोग पढ़ क्या रहे हैं? हिंदू पढ़ रहे हैं। और हिंदू से इन्होंने छोटाऊ की मात्रा को निकाल दिया और पढ़ने लगे क्या? हिंद पढ़ने लगे। और बाद में इसे हिंद में इन्होंने जोड़ दिया ई प्रत्यय, और जब इन्होंने ई प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया हिंदी। यानी कि जो सिंधु था इसको इन्होंने पहले हिंदू पढ़ा और बाद में इसको इन्होंने क्या कहा? हिंदी कहा। तो हिंदी जो शब्द है जिसको हम पढ़ रहे हैं यह किस भाषा का है? तो यह है फारसी भाषा का शब्द। क्यों? चूंकि फारसियों ने ही इसको परिवर्तित करके क्या बना दिया? हिंदी बना दिया। हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंद का या सिंध का। इसका मतलब हिंदी का प्रयोग हो रहा था यहाँ के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंदी का अर्थ होता है हिंद का या सिंध का। किसके लिए प्रयोग किया गया? तो सिंध क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए किया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।